अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना कहवान, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सरवदी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। बात सबसे पहले प्रोग्राम में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 19 शिकायत को मुतफ़िका तौर पर खारिज कर दिया है इस ऐलान के हवाले से, जबकि 5 शिकायत को मौखर भी कर दिया गया है। बात साथ ही साथ होगी 190 मिलियन पाउंड केस में शहजाद अकबर का करप्शन में मरकजी किरदार साबित हो चुका है। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर करने क्या जा रहे हैं नेक्स्ट, इस हवाले से भी बात करेंगे। मुजम्मिल साहब, सबसे पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल शिकायत के हवाले से कुछ क्लियर कीजिए। फरवरी के बाद ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सेक्रेटेरिएट भी अलग किया गया है, इसका रजिस्ट्रार भी, सेक्रेटरी भी अलग किया गया है, इसको एम्पावर किया गया है। 19 शिकायत को खारिज कर दिया गया और 5 को मौखर कर दिया गया। अब ये 5 देखें, नाम नहीं बताए उन्होंने कि किन 5 की शिकायत को मौखर किया गया है और किन 19 की शिकायत को मुस्तरद किया गया। पहले शिकायत को क्लियर कर लेना कि शिकायत किस हवाले से और क्यों। एक मुबहम सा प्रेस रिलीज है, देखिए उन्हें बताना चाहिए था कि इस बंदे ने शिकायत की इस बंदे के खिलाफ और ये मुस्तरद हो गई, इस बंदे ने इस बंदे के खिलाफ, इस जज के खिलाफ शिकायत की जो मुस्तरद हो गई, ताकि हम कोई बात कर सकते कि किन जजिस के खिलाफ शिकायत आई और वो मुस्तरद हो गई और किन जजिस के खिलाफ शिकायत थी जो मौखर कर दी गई हैं। और देखें ना, ये अब फिगर सिर्फ जारी कर देने से मेरे और आपके लिए बात करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जजिस का मामला है, तौहीन अदालत का भी मामला है। हम किसी जज का नाम ले लें, वो ना हो और फिर इबहम पैदा हो और कहें जी कि अब मैं कहूँ कि जी फ़लाँ जज की जो है वो मौखर हो गई है या फ़लाँ जज की मुस्तरद हो गई इसकी है, डिटेल्स हमारे तो लेकिन मैं समझता हूँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बाकायदा एक बहुत एक्सप्लेनेटरी प्रेस रिलीज जारी करना चाहिए। जब उन्होंने 19 शिकायतें मुस्तरद की हैं तो वो बताएं कि उन्होंने कौन सी मुस्तरद कर दी हैं। देखें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आम आदमी भी शिकायत करता है। मतलब मेरा कहीं मुकदमा लगा हुआ है, मैं जज के रवैये से नाराज़ हो गया हूँ, या मैं समझाऊँ कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, या मैं समझाऊँ कि मेरे पास कुछ जज के ख़िलाफ़ सबूत आ गए हैं, तो मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को शिकायत भेज सकता हूँ। अब होता ये है कि अब ये जो 19 मुस्तरद की गई हैं, ये इनकी हेयरिंग तो हुई नहीं है, इन्होंने पढ़ी है, इनकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल की है और इनको मुस्तरद कर दिया। इसमें कोई जिसने शिकायत की है उसे सुना तो नहीं गया ना। और ठीक है, मैं समझता हूँ फ्रिवलेस दरखास्तें होती हैं, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि सारी दरखास्तें बड़ी मेरिट पे आती हैं या सब दरखास्तों को बड़ी हेयरिंग होनी बड़ी ज़रूरी है। फ्रिवलेस दरखास्तें भी आती हैं, लोग एक दूसरे के खिलाफ बुग्ज में दरखास्तें भी देते हैं, लेकिन झूठी दरखास्तें भी होती हैं, सच्ची दरखास्तें करने की तजवीज़ को बेसिकली मुस्तरद किया गया। सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं पब्लिक करने की तजवीज़ को उन्होंने मुस्तरद किया। मैं इस बात के हक में नहीं हूँ। देखें, वैसे आम जगह पे मतलब किसी एमएनए के खिलाफ कोई शिकायत हो वो पब्लिक हो जाती है, किसी और ब्यूरोक्रेट के खिलाफ दरखास्त शिकायत हो पब्लिक होती है। तो मेरे ख्याल में इसमें इतनी सीक्रेसी रखने की ज़रूरत नहीं थी और मेरे ख्याल में अब इन्होंने रूल्स बनाए हैं, उसमें ये रखें कि कम से कम नाम तो किया करें, ताकि और किसने शिकायत की, जो मुस्तरद हुई और क्या हुआ, कुछ थोड़ा बहुत डिटेल्स जो है वो देनी ज़रूरी है। 190 मिलियन पाउंड पे बात कर लें। शहजाद अकबर साहब का जनाब करप्शन में मरकजी किरदार साबित हो चुका है। 190 मिलियन पाउंड केस करप्शन है और साबिक चेयरमैन स्टेट रिकवरी यूनिट और साबिका मशीर खास एहतसाब मिर्ज़ा शहजाद अकबर का मरकजी किरदार साबित हो चुका है। देखें, शहजाद अकबर साहब लंदन गए, शहजाद अकबर साहब ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये एग्रीमेंट साइन किया, इसको राज में रखने का एग्रीमेंट भी शहजाद अकबर साहब ने साइन किया। वो पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए, पाकिस्तान के अकाउंट की बजाय, ये एग्रीमेंट भी शहजाद अकबर साहब ने किया। इल्जाम यह है कि एक गैर कानूनी स्कीम का मास्टरमाइंड बन के पाकिस्तान को माली नुकसान पहुंचाया। यकीनन पाकिस्तान को माली नुकसान पहुंचाया। अब बात यह है कि शहजाद अकबर साहब वैसे तो आप देखें एक यूट्यूबर बन चुके हैं, अब वो पॉलिटिशियन नहीं है, अब वो यूट्यूबर हो गए हैं। मेरा ख्याल है उन्होंने अपना कैरियर स्विच कर लिया और अब वो एक यूट्यूबर हैं। तो लेकिन उनको आना चाहिए और अपनी वजाहत देनी चाहिए और मेरे ख्याल में उनको पाकिस्तान आकर कानून का सामना करना चाहिए। लेकिन अब वो इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं? 4 सालों में ना 3 सालों में उन्होंने सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं लोगों के खिलाफ। वो नैब के दफातर में ही बैठे रहते थे कि इसको पकड़ लो, इसको छोड़ दो, तो कर लो। दो ही तो उनके ठिकाने होते थे, एक हसासेदारों का दफ्तर और एक नैब का दफ्तर।
उधर से उधर और उधर से उधर, खुद ही उन्होंने सब कुछ किया है। तो आ जाना चाहिए, बताना चाहिए, ऐसी कौन सी बात है। अब उन्हें अपनी दफ़ा तो नहीं ना भाग जाना चाहिए, ज़रा जुर्रत का मुजाहरा कर लेना चाहिए। अच्छा। और सर्टेनली ये एक बड़ा केस है, बताना चाहिए कि उन्होंने, उनको किसने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये वाला मुआहदा करें। और आपको पता है उस दौर में उनकी ब्रीफ केस वाली वीडियोस भी आई थी, वो एक प्रॉपर्टी टाइकून से लंदन में मिल रहे थे और ब्रीफ केस ले रहे थे, वो वीडियोस भी आई थी। वो उसी दौर में ये मुआहदा भी साइन हुआ, उसका इसमें बहुत जिक्र है, फिर खान साहब का जिक्र है। तो आ जाना चाहिए शहजाद अकबर साहब को। मुज़म्मिल साहब, 190 मिलियन पाउंड केस में बहुत सारी हकीकतें खुल के सामने नहीं आ चुकी कि ये 190 मिलियन पाउंड बेसिकली गए तो गए कहाँ? नहीं देखिए, अब तो वो पाकिस्तान के कौमी खजाने में पहुंच हुआ चुके या नहीं हुआ, कौमी खजाने में आ गए और उसके बाद कैसे यूटिलाइज हुए, तो क्यों कुछ चीजों को कंफ्यूज किया जाता है? मुआहदा तो गलत हुआ ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, एक जुर्म तो हुआ है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रहनी चाहिए थी अमाउंट, नहीं, पाकिस्तान के खजाने में आनी चाहिए थी। वो सुप्रीम कोर्ट में एक प्रॉपर्टी टाइकून के जुर्माने में नहीं जानी चाहिए थी। जैसे आप पाकिस्तान के खजाने में पहुंची ना, वो आनी पाकिस्तान के खजाने में चाहिए थी और उस प्रॉपर्टी टाइकून के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए थी कि आपने इलीगल गॉटन मनी आपकी पकड़ी गई है। उसको भी NRO दिया गया और उसी के जुर्माने में ये पैसे एडजस्ट किए गए। इसलिए शहजाद अकबर साहब से तफ्तीश और तहकीकात बहुत ज़रूरी हैं, उनका मरकज़ी किरदार है। अब ये बात सामने आ गई है और मेरे ख़्याल में उनको आना चाहिए और कानून का सामना करना चाहिए। ठीक है, ये आपकी विश है, लेकिन हम हालात इसके बरक्स देख रहे हैं। तहरीक इंसाफ को फिलहाल कॉर्नर करने के लिए KP में तो कोशिशें हो रही हैं, पूरे वफाक की सूरत हाल आपके पहले ही सामने है। अब अली अमीन गंडापुर जो है अपने पावर शो की बात कर रहे हैं और बड़े अहम फैसले होंगे इस हवाले से। आपको क्या लगता है कि क्या करने जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो KP के पार्लियामेंटेरियंस को और MNAs का एक वफद लेकर पाकिस्तान लाहौर आ रहे हैं जी। और लाहौर आने के लिए उनके रास्ते में ना कोई कंटेनर खड़ा किया गया है, ना कोई पकड़ धकड़ हुई है, ना रोका गया है, ना कोई आंसू गैस है, ना शेलिंग है, ना कुछ है। और एक बहुत ही खुला रास्ता उनको इस्लामाबाद से GT रोड पे लाहौर तक का दिया गया है जी। ये दुरुस्त है कि उन्होंने भी GT रोड पे कोई पावर शो नहीं किया है, किसी जगह कोई इस्तकबाल नहीं हुआ, किसी जगह कारकुन नहीं आए, किसी जगह कुछ नहीं, और सीधा रास्ता। वैसे वो मोटरवे से भी आ जाते तो जल्दी पहुंच जाते GT रोड से, लेकिन वो GT रोड से आए हैं और मेरी इतलात के मुताबिक कोई 300 गाड़ी है उनके साथ। 300 पार्लियामेंटेरियन होगा, 300 गाड़ी है, 100 MNA है, उधर के भी 100 MP हैं, पंजाब के ये भच्चर भी उनके साथ आ रहे हैं। लाहौर में बड़ी बैठक रायवेंड के करीब, और अब रायवेंड में एक इनका एक मुश्तरका, देखे ना, KP, पंजाब और कौमी असम्बली तीनों की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास होने जा रहा है जहां पर तहरीक का फैसले होंगे। गंडापुर साहब कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, आज रात कुछ ऐलानात भी होंगे और तहरीक की शक्ल निकाली जाएगी कि तहरीक की क्या शक्ल बनेगी। वही जिसमें इमरान खान साहब के बेटे शिरकत करेंगे, बेटे लीड कर सकते हैं, एहतजाज को आगे बढ़ाएंगे। ये जो अभी हुकूमत की तरफ से भी खबरें आ रही हैं कि गिरफ्तार भी कर सकता है बेटे। एक तो हमने देखा पंजाब असम्बली में कोई बर्फ पिघली है, पंजाब असम्बली में मुज़ाकरात हो रहे हैं। देखें ना, आपका अपोजिशन भी स्पीकर के पास गई है, वरना बाइकआउट कर सकती थी हियरिंग का। और अब गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों की तरफ से एक एक कमेटी भी बन गई है कि मिलकर आपस में बैठ के बात करें। तो कुछ ना कुछ बर्फ़ जो है वो पंजाब असम्बली में भी पिघली है। और आज गंडापुर साहब को भी बिल्कुल एक क्लीन रास्ता मिला है लाहौर आने का, और सारे MNAs MPA सबको कोई रोका नहीं गया, कोई रुकावट कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई उनके खिलाफ हुकूमत की तरफ से? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो फिर हम ये कर देंगे। हाँ, आज किसी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं आई। ये तो ऐसे है कि जैसे वेलकम किया जा रहा है, वेलकम किया जा रहा है। और रायवेंड में एक फार्म हाउस पे शाम को वो मीटिंग भी होने जा रही है और उस मीटिंग के लिए फार्म हाउस से कोई कुर्सियां भी नहीं उठाई गई, कोई खाने की देगें भी गायब नहीं हुई। ये भी तो गौरतलब बात है, रायवेंड के पास। तो इसलिए मेरे ख्याल में PTI को आज एक, लेकिन मेरा ख्याल है ये सहूलत सिर्फ गंडापुर को हासिल है, कोई और कोशिश ना करे। ये गंडापुर साहब आ रहे थे तो उनको नहीं रोका गया। एक तो वो वज़ीर आला भी हैं, दूसरा उन्होंने भी हालिया बजट भी पास किया है, कुछ उनकी सिचुएशन क्लियर भी करनी है कि वो तहरीक की क़यादत कर लें। एक वो अपना नंबर उनके बन जाएंगे कि देखें मैं लाहौर तक गया, मैंने इजलास किया, मैंने सबको इकट्ठा किया, वहाँ पर ये फ़ैसले हुए। तो एक गंडापुर की लीडरशिप तो इस्टेब्लिश होगी ना। लेकिन मेरा तहरीक इंसाफ के बाकी दोस्तों को ये मशवरा है
कि आप ये कोशिश न कीजिएगा, ये सहूलत सिर्फ गंडापुर साहब को हासिल है कि वो इस तरह का सफ़र कर सकते हैं। ये ना हो कल सलमान अकरम राजा साहब भी एक लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दें तो फिर वो जब लॉन्ग मार्च करें तो वो फिर प्रॉब्लम पैदा हो जाए। तो इसलिए मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है कि हम ये ख्याल रखना चाहिए कि सिस्टम में तरीके इंसाफ की गुंजाइश पैदा की जा रही है। सिस्टम में तरीके इंसाफ की गुंजाइश पैदा हो रही है। अगर वो पुरअमन रहें तो गुंजाइश ही गुंजाइश है। अगर वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई ना करें, कोई लाहौर पे हुकूमत गिराने की वो कोशिश ना करें और सिस्टम के अंदर रह के अपना पुरअमन एहतजाज करें तो किसी गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर वो कोई, मेरा मतलब सिस्टम गिराने की बात करेंगे तो सिस्टम उनसे टकरा जाएगा और सिस्टम पहले भी टकराया है। इस बार तो वैसे ये कहा जाता है कि इस्लामाबाद की कॉल नहीं होगी, लेकिन मुझे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 5 अगस्त को इस्लामाबाद की ही कॉल होगी। अब ये मुझे कंफर्म नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस पर खान साहब ने इस्लामाबाद जाने से मना कर दिया है और कुछ लोगों की राय है कि नहीं, जाना तो इस्लामाबाद ही है। ये सिर्फ अभी जो है ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट की गई है, बाद में 5 अगस्त की कॉल इस्लामाबाद की होगी। लेकिन मेरे ख्याल में जैसे जैसे ये सिचुएशन क्लियर होगी तो सामने आ जाएगी। सामने सिचुएशन मलिक अहमद बुचर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे आगे मजीद कंफर्म कर लेते हैं कि काफिले के साथ वो मौजूद हैं, कहाँ पहुँचे हैं, क्या सूरत हाल होगी और करने क्या जा रहे हैं। जी बुचर साहब, ये जो लाहौर आप पहुँच रहे हैं, कैसा रहा जीटी रोड का आपका सफर? कोई लोगों ने इस्तकबाल किया या जितने लोग चले थे उतने ही हैं? नहीं, देखिए, हमने ये जो हमारा प्लान था ये सिर्फ पार्लियामेंटेरियन का प्लान था। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं। और दूसरी बात ये है कि हम इस वक्त जो है ना हमारा काफिला वो तकरीबन पहुंच रहा है इधर जीटी रोड। हम लाहौर पहुंच रहे हैं, हम तकरीबन आधे पौने घंटे तक हम लाहौर पहुंच जाएंगे। जी। हमने वर्कर्स को नहीं शामिल किया इसमें, था पार्लियामेंटेरियन थे सिर्फ, और वही आ रहे हैं जिसमें केपीके की पार्लियामेंट्री पार्टी है, नेशनल असेंबली है और पंजाब की पार्लियामेंट्री पार्टी। तो ये अब आपका ड्राइवेंट पे जो आज इजलास आज रात होगा, ये हमारे शो के बाद वो इजलास होगा, उसमें क्या फैसले करने जा रहे हैं आप? देखिए, बेसिकली तो नैरेटिव हमारा जी, हमने तहरीक ही करना है ना। तो अब तहरीक के लिए हमारी चूंकि सारी इकट्ठी हैं, ये पार्लियामेंट्री पार्टीज इकट्ठी होंगी और उस पे इंशाअल्लाह ताला इसमें एक बड़ा जामे और एक मजबूत फैसला होगा जी तहरीक के लिए। किसी ने रोका नहीं है? कोई कंटेनर नहीं थे आपके, कोई रुकावटें नहीं थी? बड़ी खुली छूट मिली है आपको पंजाब हुकूमत से? कुछ तय करके गए थे आप कि मैं लेके आऊंगा, आप साथ साथ आ रहे हैं? लगता है आपकी सेटलमेंट हो गई है पंजाब गवर्नमेंट से? देखिए जी, मेरी सेटलमेंट तो नहीं हुई, लेकिन बात यह है कि सीएम आ रहे हैं और सीएम जब आते हैं तो क्यों रोके सीएम को? वजह को सीएम का दाखिला पंजाब और केपीके की आपस में नफरत आप समझते हैं भाई उसको बढ़ावा दिया जाए? वो आ रहे हैं प्राइवेट प्रीमिसेस पे अपनी पार्टीज का इजलास करेंगे और उस इजलास में अपनी पार्लियामेंट्री होंगी, ना कोई जलसा है ना कुछ है। तो क्यों कोई इधर पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आजादाना घूमने पे भी पाबंदी है? ये हमाद अजहर साहब, मियां असलम इकबाल साहब और जो लोग इस वक्त मंदिर से गायब हैं वो भी इस इजलास में शरीक होंगे या नहीं पंजाब से? जी इसके मुझे नहीं है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता। तो अगर वो आना चाहेंगे तो मोर देन वेलकम जी। और जो आपके स्पीकर से मुज़ाकरात चल रहे हैं, कमेटियां बन गई हैं, वो भी लगता है सेटलमेंट की तरफ बात चल रही है, अब रेफरेंस आगे नहीं जाएगा? देखिए, रेफरेंस तो जा ही नहीं सकता ना जी, रेफरेंस की तो बात ही नहीं है। देखिए, हम तो हियरिंग पे गए थे कल और रेफरेंस तो वो नहीं भेज सकते। फिर ये कमेटियां क्यों बनाई हैं आपने? कमेटी क्यों बना दी है उनसे मुज़ाकरात के लिए? इमरान खान ने तो मुज़ाकरात से मना किया है, आपने मुज़ाकरात की कमेटी बना दी है। नहीं, हमने अपनी अभी कमेटी नहीं बनाई। दूसरी बात ये है जी कि ये जो अपना हमारे सस्पेंडेड है ना एमपीएस, कि उनके लिए पिछली दफा भी 11 मेंबर सस्पेंड हुए थे, बने थे, और हमारे मुज़ाकरात क्या होते? हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं है उनसे। वो उन्होंने हियरिंग की है और उसके बाद सस्पेंडेड एमपीएस के लिए एक एथिक्स कमेटी ऑलरेडी मौजूद होती है, वो है। लेकिन अवाम बड़ी कंफ्यूज है। अब गंडापुर साहब आपके साथ आ रहे हैं, तो गंडापुर साहब पंजाब की अवाम के लिए क्या पैगाम लेके आ रहे हैं केपी से?
खैर सगाली का पैगाम है जी, हम सारे साथ हैं, पंजाब के लोग इस वक्त साथ हैं, खैर सगाली का पैगाम है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है कि पंजाब और KPK और नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैठ के अपना एक वो इधर मीटिंग करेगी और अपने फैसले करेगी और इंशाल्लाह ताला तहरीक की तरफ हम रवाना होंगे। तो फिर हम कहें कि आज रात लेट नाइट आपके तमाम फैसले मंजर आम पर आ जाएंगे तहरीक के? लेट नाइट ना आए तो सुबह आ जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और ये कासिम और सुलेमान की वापसी का भी फैसला आज की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में ही होगा? लेकिन बात सुने, वो खान साहब के बेटे हैं और उनके आने से फैसला, देखिए उनका फैसला अपना है और उन्होंने आना है और उनको रोक हो नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है कि एक आप रोकें एक ऐसे बच्चों को जिनके वालिद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हो, वो जेल में हो, और वो भी सवालिया निशान है जी, वो आए ना आए, क्या करें क्या ना करें। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात होगी, वो इंशाल्लाह आएंगे और आके और अपने वालिद साहब को मिलेंगे, अगर इन्होंने मिलने दिया, अगर जरूरत पड़ी तो तहरीक को भी लीड करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया बचर साहब हमारे साथ बात करने का। ठीक है मुजम्मिल साहब, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के हवाले से, और उसके लिए जो सियासी राबते हैं बड़ी तेज़ी आ चुकी है उनमें। पीपल्स पार्टी मुसलसल मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते कर रही है और तहरीक इंसाफ को KP में कमज़ोर कैसे करना है इसकी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। बात कर लेते हैं इस पर। मुजम्मिल साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जबकि सीनियर सहाफ़ी फ़िदा अदील ने भी हमें ज्वाइन किया है। फ़िदा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फ़िदा, सूरत हाल, मुजम्मिल साहब आप सवाल करना चाहेंगे? फ़िदा, ये कह रहे हैं PTI के वोट टूट जाएंगे, आपको लग रहा है PTI के वोट टूट जाएंगे? मुजम्मिल साहब, बिल्कुल ऐसी सूरत हाल बन रही है। बहुत बड़ा चैलेंज है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के लिए। एक तो पहले कहा जाता था कि उनकी हुकूमत खतरे में है, यहाँ पे गवर्नर राज हो सकता है, उनको अपनी सीट से, अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ सकते हैं। लेकिन ये जो एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने है वो सेनेट इलेक्शन की सूरत में है, और जब इसके नताइज सामने आएंगे, और जाहिर है कि जिस तरीके से आपके सवाल में एक जवाब भी पोशीदा है, बिल्कुल यही जवाब है। लोग टूटेंगे, लोग इनसे जो है वो पूरी तरह वफादारी का मुजाहरा नहीं करेंगे, इसके खदशात मौजूद हैं। और ये इस बुनियाद पर हैं कि कोई तकरीबन 22-23 लोग ऐसे हैं MPS जो जिनके बारे में कहा जाता है कि वो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के रवैये से खुश नहीं हैं, नाला हैं। तो जाहिर है कि अब 11 नशिस्तें हैं, इनमें जब मखसूस नशिस्तें शामिल हो जाएंगी, जब इनकी हलफ बर्दारी हो जाएगी, 25 मजीद लोग शामिल हो जाएंगे अपोजिशन के साथ, तो 145 के ऐवान में अपोजिशन के अरकान की तादाद हो जाएगी 53। और ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, तो इसमें आसानी के साथ ये कहा जा रहा है कि 11 नशिस्तों में से 7 नशिस्तें जो हैं ये PTI को हासिल हो सकती हैं, और इसमें 4 नशिस्तें जो हैं ये अपोजिशन को बआसानी हासिल हो सकती हैं। लेकिन इसमें एक पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं तलहा महमूद, ये तीसरे जो है उम्मीदवार हो सकते हैं जनरल नशिस्त के ऊपर, जो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज इस सूरत में है कि ये जो 22-23 लोग हैं, इनको मुत्तहद रखना है, इनको अपने पास रखना है, इंटैक्ट रखना है। और अगर ये नाकाम होते हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पे ही सारी जिम्मेदारी आयद होगी, तो जाहिर है कि फिर इस सेनेट। अच्छा नहीं, अब हमने ये मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कर रहे हैं? हमने देखा है कि असद कैसर साहब भी उनको मिलने गए हैं, हमने ये देखा है कि पीपल्स पार्टी भी उनको मिल रही है। उनसे क्या मांगा जा रहा है? PTI उनसे क्या मांग रही है और पीपल्स पार्टी उनसे क्या मांग रही है? देखिए, एक तो जब ये बात हो रही थी कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ, तो अवामी नेशनल पार्टी जिसकी अददी अक्सरियत बहुत कम है, और फिर जमीयत उलमा इस्लाम, इन दोनों जमातों का मौक़िफ़ सामने आया था कि हम इस खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई थी, 16 महीने की हमने हुकूमत ली थी PDM की शक्ल में,
और फिर इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसको अपनी मुद्दत नहीं पूरी करने दी गई थी। अगर वो मुद्दत पूरी हो जाती तो पूरी तरह वो इमरान खान साहब जो है उनकी हुकूमत एक्सपोज हो जाती। इसी तरीके से यहाँ पे अगर सियासी शहीद बनाया जाए तहरीक इंसाफ को, तो फिर मुस्तकबिल में मजीद उसको सियासी कामयाबियां हासिल हो सकती हैं। लेकिन ये जो सेनेट का मामला है, इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी जो है वो मुस्लिम लीग नून की नजर आती है और पीपल्स पार्टी की नजर आती है। तो जाहिर है कि तहरीक इंसाफ के लोग भी मिलने जा रहे हैं और इनके अपने उम्मीदवार भी मौजूद हैं। लेकिन पीटीआई भी कॉन्फिडेंट है। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी तो 5 नशिस्तों पे कह रही है ना कि हम 5 निकाल लेंगे, तो वो एक ज्यादा लेना चाहते हैं अपने हिस्से से, यही बात सामने आ रही है ना। 4 बनती हैं, 5 लेना चाहते हैं और चार निशिस्तें, एक ज्यादा लेने के लिए उन्हें 10-11 वोट चाहिए। देखिए 4 निशिस्तें इनको बआसानी मिल सकती हैं। जनरल की 2 निशिस्तें, एक टेक्नोक्रेट की, एक खवातीन की। और अगर ये जो मैंने पांचों उम्मीदवार की बात की है, पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद, ये आपको पता है कि माजी में जमीयत उलमा इस्लाम का हिस्सा रहे हैं। तो ये 5वीं निशिस्त ये हो सकती है और ये उम्मीदवार हो सकते हैं कि जिनके हवाले से कहा जाता है कि ज्यादा इम्कान इनका है। अब अगर अददी अक्सरियत बढ़ती है, और फिर सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि जिस तरह पहले हलफ लेने नहीं दिया गया मखसूस निशस्तों पर कामयाब जो लोग थे, इस मरतबा भी इस तरह की रुकावटें सामने आ सकती हैं और ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि ये जो नए लोग हैं इनको हलफ नहीं लेने दिया जाए, और जब तक ये हलफ नहीं होगा, ऐवान पूरा नहीं होगा 145 का, और फिर सेनेट इलेक्शन जो है ये एक बार फिर मुलतवी भी हो सकते हैं। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो आइन का आर्टिकल 255 इसका सब क्लास 2 जो है, ये इसमें ये एक जो है मौजूद है कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ये हलफ ले सकते हैं, या उनका नामजद का जो नुमाइंदा है वो फिर ये हलफ ले सकता है, और फिर इस सूरत में सेनेट इलेक्शन का इनेकाद जो है ये यकीनी हो सकता है। तो उन्होंने, मुस्लिम लीग नून ने रिट तो की है, अगर वो रिट में ये ऑर्डर्स हो जाते हैं फिर तो हलफ हो जाएगा ना? जी बिल्कुल, उन्होंने ये जो रिट की है ये तो अपने उनको एतराज इस बात का है कि हमें मखसूस निशस्तें जो हैं ये कम दी गई हैं, जमीयत उलमा इस्लाम को ज्यादा दी गई हैं। तो इस हवाले से अगर देखें तो एक पेज पर अपोजिशन भी नजर नहीं आती। बहुत ज्यादा जोड़ तोड़ का सिलसिला है, और लेकिन बड़ा इम्तिहान जो है जाहिर है कि अपोजिशन जमातों का भी है। इससे बहुत बड़ा इम्तिहान जो है इससे 2-4 हैं वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, उन्होंने अपने नाराज एमपीएस को भी अपने साथ रखना है, और जो 27 लोगों को इन्होंने पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाया है एक ही दिन में, तो जाहिर है कि उनमें भी ऐसे लोग हैं जो नाराज हैं, खुश नहीं हैं, किसी को फंड नहीं मिल रहा है। उसमें मर्दान का एक बड़ा तगड़ा ग्रुप जो है, और उसमें सवाबी का एक तगड़ा ग्रुप जो है, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपनी जो वोट की ताकत है वो, ये 27 पार्लिमानी सेक्रेटरी उन्होंने कब बनाई है? ये कुछ दिन पहले बनाए हैं, 2-3 दिन पहले की बात है। और जाहिर है कि जब इस किस्म का मौका आता है तो फिर नाराज लोगों को मनाने के लिए भी इस किस्म की हिकमत अमली अपनाई जाती है, और अपने ही लोगों को इस तरीके से पीटीआई ने टिकट बांट दिए हैं। पीटीआई के उम्मीदवार सामने आ गए हैं कि कौन कौन उम्मीदवार हैं उनके? जी वो लिस्ट है, ये तकरीबन टोटल 26 उम्मीदवार हैं। 16 उम्मीदवार जो हैं ये पीटीआई के हैं, उनमें नामी ग्रामी शख्सियात भी शामिल हैं। इसमें फैसल जावेद हैं, इसमें मुराद सईद हैं, बहुत सारे दीगर लोग हैं। वो लिस्ट तो इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन 16 उम्मीदवार जो हैं ये नहीं, पर उन्होंने उनमें से टिकट तो 7 ही देने हैं ना 16 में से। अभी क्लियर नहीं है कि किसको टिकट मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। देखिए ये तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्क्रूटनी भी होनी है, और अगर उस स्क्रूटनी में से कुछ लोग निकलते हैं बाहर, और फिर इन्होंने अंदर अपनी पार्टी के अंदर भी फैसला करना है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो जिनके पास पैसा नहीं है, जो वोट नहीं खरीद सकता, उन उम्मीदवारों को साइड लाइन किया जा सकता है। और ये एक बहुत एक नया चैलेंज जो है ये सामने पड़ा हुआ है तहरीक इंसाफ के, किसको आगे किया जाए, किसको। मिर्जा अफरीदी साहब के टिकट पे बहुत एतराज है पीटीआई के कारकुनों को कि उनको क्यों टिकट दे रहे हैं। मिर्जा अफरीदी के टिकट पे क्या एतराज है? जी देखिए, मिर्जा अफरीदी साहब का वीडियो पैगाम, उनका इंटरव्यू और 9 मई के हवाले से जो उनके साबका ख्यालात थे, तो जाहिर है कि पीटीआई के अंदर भी जो है इस हवाले से नाराजगी पाई जाती है कि मिर्जा अफरीदी साहब में कौन सा ऐसा सुखाब के पर लगा हुआ है
कि उनको जो है उम्मीदवार बनाया गया है। तो इस हवाले से और बहुत सारे दीगर उम्मीदवार भी ऐसे हैं जिन्होंने नजरियाती जो कारकुन हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन मसला उनका ये है कि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास वो असर रसूख नहीं है शायद, और जिस एक एमपीए का क्या रेट चल रहा है इस वक्त? वोट का क्या, एक एमपीए के वोट का क्या रेट चल रहा है इस वक्त केपी में? देखें, मंडी अभी लगी है, लेकिन इस तरह मंडी नहीं लगी जिस तरह ईद उल अजहा से पहले हम मंडियां देखते हैं, जगह जगह देखते हैं। कानूनी मंडियां भी होती हैं और गैर कानूनी मंडियां भी सजाई जाती हैं। ये मुजम्मिल साहब आपको पता है कि ऐसी ओपन बातें हैं नहीं, और रेट का मुझे पता तब चलेगा जब ये मजीद दिन करीब आएंगे। अभी तो मार्केट में लेकिन एक मिनट, तलहा साहब बहुत अमीर आदमी है और उनकी सीट निकलती नहीं है, उन्होंने पैसों से ही निकालनी है ना। देखिए, मैंने जब आपको बताया ना कि आसानी के साथ जो इनको नशिस्तें मिलनी है अपोजिशन को, वो 4 नशिस्तें हैं, 2 जनरल की, 1 खातून की और 1 टेक्नोक्रेट की। ये जो मैं 5वीं नशिस्त की बात कर रहा हूँ, ये तलहा महमूद साहब हैं, और तलहा महमूद साहब की अपनी शख्सियत की जो चमक दमक है उससे तो एक दुनिया वाकिफ है। तो मेरा अपना ख्याल है कि वो अपनी सीट निकाल लेंगे। और मिर्जा आफरीदी साहब के पास भी बहुत पैसे हैं, तो बराबर के पास भी उनकी शख्सियत का जो चमक दमक है वो भी बहुत ज्यादा है, वो भी आपको पता है बहुत ज्यादा है। और 30 अरकान कह रहे हैं आज़ाद हैं, जो टेक्निकली कहीं भी वोट डाल सकते हैं, उन पर कोई कानूनी कदगन नहीं है। मुजम्मिल साहब, 35 लोग ऐसे हैं कि जो आज़ाद हैं, जिन पर कोई कानूनी कदगन नहीं है। उनमें नाराज लोग भी हैं, वो जाहिर है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल नहीं हुए थे, और उनमें वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खुद भी शामिल हैं। इन्हीं लोगों में से ज्यादा नजरें हैं। और अब जब हुकूमत गिराने की बात हो रही थी और जब ये कहा जा रहा था कि जी अपोजिशन के अरकान की तादाद 53 हो जाएगी और उनको मजीद 20 लोग चाहिए हुकूमत गिराने के लिए, नहीं उनको 73 लोग चाहिए, तो ये जाहिर है कि 20 लोग तहरीक इंसाफी के जो लोग हैं, जो बैठे में हुकूमती बेंचों के ऊपर। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ठीक कह रहे हैं ना कि केपी में तब्दीली तहरीक इंसाफ के अंदर से ही आनी चाहिए। उनका मतलब है अंदर ही एक ग्रुप अपना वजीर आला ले आए गंडापुर की जगह। देखें, ये मुमकिनात हैं कि अगर गंडापुर साहब को तब्दील किया जाता है, इन हाउस कोई तब्दीली लाई जाती है, तो फिर इसमें 2 तरह की बातें हैं। एक कहा जाता है कि अली अमीन गंडापुर की जगह जो नाराज ग्रुप है उनमें से भी कोई दूसरा बंदा आगे आ सकता है। जो ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं तहरीक इंसाफ की बेंचों के ऊपर, उनमें से कोई हो सकता है। और ये भी बताया गया है कि ये भी मुमकिन है कि अपोजिशन की तरफ से अगर कोई उम्मीदवार बीच में सामने आएगा तो वो भी अली अमीन गंडापुर हो सकते हैं, उनको वहां से तोड़कर। तो ये जिस तरीके से आजम सवाती साहब के टिकट का क्या कंफ्यूजन है कि आजम सवाती साहब को पीटीआई का टिकट मिल रहा है या नहीं? उनको मिला हुआ जी, वो उम्मीदवार हैं। आजम सवाती साहब नहीं उम्मीदवार हैं, पर अभी टिकट तो नहीं दिया ना पीटीआई ने उनका टिकट का भी रौला है। मैंने आपको बताया कि जब इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी होगी, एक फाइनल लिस्ट सामने आएगी, तो एक फाइनल लिस्ट जो है वो तहरीक इंसाफ ने भी बनानी है, और उसमें किस बुनियाद पे टिकट जारी होता है वो आपको पता है। आजम सवाती उन तमाम जो मेरिट है इस चीज के लिए, उन तमाम मेरिट्स के ऊपर वो पूरा उतरते हैं। तो लेकिन उनकी बाबर सलीम सवाती साहब से लड़ाई भी तो है ना स्पीकर से उनकी, और बाबर सलीम सवाती साहब जो है वो अकेले नहीं है, वो उनके साथ एक बड़ा तगड़ा ग्रुप है, और चैलेंजेस है, हर उम्मीदवार के सामने चैलेंजेस हैं, चाहे वो पैसे वाला है चाहे वो पैसे वाला नहीं है। तो ग्रुप बंदियां भी हैं। जाहिर है कि एक उम्मीदवार है, उसके तमाम के तमाम जो पीटीआई के अरकान असेंबली हैं वो हामी नहीं है। इसी तरह सब उम्मीदवारों का यही हाल है। और बाबर सलीम सवाती के साथ जो कोहिस्तान स्कैंडल के मामलात के हवाले से इख्तलाफात हैं, वो भी अपनी जगह है, वो भी एक हकीकत है। और अब देखना है तहरीक इंसाफ के कायदीन ने भी कि कैसे मामलात को हल किया जाए, ताकि बहुत सारे जो अंदरूनी इनके इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने बाहर भी ना निकल सकें, और मामलात भी खुशअस्लूबी से तय हों। और इनको एक जो बड़ा चैलेंज पोजीशन से दरपेश है, इनकी अददी जो अक्सरियत बढ़ेगी। जाहिर है कि इन्होंने जो इनका बनता है, अगर इनके अपने उम्मीदवार ये निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर तो हम कहेंगे कि जी अली अमीन गंडापुर जो है ये कामयाब ठहरे। लेकिन अगर इनमें से 5वीं नशिस्त मिलती है अपोजिशन को, तो फिर ये एक नाकामी का एक बहुत बड़ा सबूत होगा। एक सेनेटर को कितने वोट चाहिए? एक सेनेटर को जनरल सीट पे कितने वोट चाहिए? ये देखें, ये जो इस वक्त जो आदाद शुमार हमें सामने आ रहे हैं, तो उसमें तो मेरा ख्याल है कि 11 वोट अगर मिले तो एक आसानी से जनरल नशिस्त को जो है वो निकाला जा सकता है। और उसमें फिर आपको पता है कि पहली तरजीह का वोट होता है, दूसरी तरजीह का होता है, तीसरी तरजीह का होता है।
और उसमें फिर लोग जो है अपोजिशन के लोग भी एक दूसरे के साथ इसी तरीके से जो है वो लेन देन कर रहे हैं, और यही मामला जो है ये हुकूमत और अपोजिशन के माबेन भी चल रहे हैं। मैं आपको मुजम्मिल साहब एक दूसरी बात बताऊं कि हुकूमत और अपोजिशन के खुफिया मुज़ाकरात भी इस हवाले से चल रहे हैं कि अफ़ाम और तफ़हीम के साथ हम ये अपनी नशिस्तें जो हैं ये तकसीम कर लें, और आधी नशिस्तें अपोजिशन रख ले, आधी नशिस्तें जो हैं ये हुकूमत के पास, यानी 5 नशिस्तें अफ़ाम और तफ़हीम के साथ अपोजिशन को मिल जाएं, और इन 11 में से 6 नशिस्तें जो हैं ये मिल जाएं हुकूमती अरकान को। तो इस तरह जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उन पर पर्दा डाला जा सकेगा। आपको क्या लगता है कि अपोजिशन ये बात मान जाएगी हुकूमत की? ऐसा पंजाब में पहले हुआ है, लास्ट टाइम अफ़ाम व तफ़हीम से हो गया था। आपको लगता है कि केपी में ये पॉसिबल है? ये तो सुक्की से बचने के लिए, खिफ़त से बचने के लिए ये फार्मूला जो है ये सामने लाया गया है। मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन इसको मान जाएगी। अपोजिशन तो ये चाहेगी कि टफ टाइम मिले, और इसमें बहुत सारी सरगर्मियां हमें ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर जो अपोजिशन चैम्बर है यहाँ पे नजर आती हैं, इंजीनियर अमीर मकाम की रिहाइशगाह पर नजर आती हैं। ज्यादा सरगर्मियां हमें गवर्नर हाउस पिशावर के अंदर भी नजर आती हैं, और गवर्नर हाउस पिशावर का भी सारे मामलात में इंतहाई अहम किरदार है, इंतहाई मुअस्सर किरदार है। आईनी इदारा है, आईनी फोरम है, लेकिन वहाँ पे सियासी सरगर्मियां जो हैं खूब जोरों शोर से जारी हैं। बहुत शुक्रिया फिदा आदिल साहब हमारे साथ बात करने का। जी मुजम्मिल साहब, आपको सूरत हाल क्या लगती है? क्योंकि तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने के लिए इस टाइम अपोजिशन का जो इत्तेहाद है हमारे सामने है, नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान के साथ मिलके पीटीआई को टफ टाइम देना चाह रही है, लेकिन दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब क्या कर रहे हैं? वो तो खैर लाहौर आ रहे हैं, वो हमने पहले सेगमेंट में बात कर ली है। लेकिन आज जो फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने पहली दफ़ा केपी के अंदर तब्दीली को यस किया है। उन्होंने कहा वो भी तरीके इंसाफ के अंदर से, वो तो ठीक है ना, 20 लोग आपको चाहिए तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक बन के आएगा वो अपना वज़ीर आला तो लेगा। गिलगित बल्तिस्तान में भी ऐसे ही हुआ कि आपने पीटीआई का वज़ीर आला हटा के पीटीआई का वज़ीर आला लाए, लेकिन वो लाए जो आज़ाद कश्मीर में भी यही हुआ कि पीटीआई का वज़ीर आज़म हटा के पीटीआई का लाए, लेकिन वो तो अब भी उनका ये ख्याल है कि अगर अपोजिशन के साथ मिलकर पीटीआई का एक धड़ा नया वज़ीर आला लाता है, मेरा ख्याल है ये सेनेट इलेक्शन तय कर देंगे कि कोई देखे ना। उन्होंने 26 पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाए हैं 2 दिन पहले। इसका मतलब 26 वोट उनके ख्याल में ऐसे थे जो नाराज़ थे, उनको राज़ी करने के लिए पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाया गया है। इसका मतलब है पीटीआई भी कोशिश कर रही है कि हमसे वोट ना टूटें, लोगों को ओहदे बांटे जा रहे हैं, लोगों को मराद दी जा रही हैं ताकि लोग उनके साथ जुड़े रहें। अपोजिशन भी चाह रही होगी कि लोग नाराज कारकुनों को मनाया जा रहा है, और मंडी खूब लगी हुई है। इसका मतलब केपी में इस बार अरबों रुपए की बाज़गश्त है। हाँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमेशा ही पीटीआई का, आपको याद है जब परवेज खटक साहब थे तब भी 20 वोट टूटने की बहुत बात थी, और ये हमेशा ही मैं समझता हूँ ये पीटीआई के अरकान से गिला रहा है कि वो टूट जाते हैं, वो पैसे ले लेते हैं, लेकिन बहुत दफा सरप्राइज भी मिल जाता है। नहीं, मेरे ख्याल में बिकने का ज्यादा सरप्राइज मिलता है दूसरा कम मिलता है। लेकिन दिन ब दिन जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा हम बात, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से भी सूरत हाल आपके सामने है, किस किस पार्टी ने ऑफर नहीं किया और क्या क्या चीज़ ऑफर नहीं की, लेकिन वफादारियां तो नहीं तब्दील हुई ना। जरूरत नहीं थी, उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पास कर ली। देखें सियासत ज़रूरत का खेल है, जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना काम किया जाएगा। जब ज़रूरत होगी तब ज़्यादा किया जाएगा, जब ज़रूरत कम होगी तब कम किया जाएगा। ये ज़रूरत की बात है। जितनी ज़रूरत थी जब उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पास करनी थी, आप लोग टूटते हुए नजर आए थे ना, और अब भी जब आगे वो लोग टूटते हुए नजर आए थे जिन पर एतबार भी नहीं किया जा सकता था, फिर ये लोग वफादारियां 2 मिनट बाद आप मेरी बात मान जाती हैं ना। नहीं, हर दफा नहीं मानती, लेकिन कुछ सिनेरियोज डिफरेंट भी रहते हैं। तरीके इंसाफ बहुत दफा सरप्राइज ही दे चुकी है, यही वजह कि रियासत से अभी तक मैनेज नहीं हो पा रही तरीके इंसाफ के अरकान केपी में टूटने की एक मुसलसल रिवायत मौजूद है। 2013 से मुसलसल उनके एमपीएस टूट रहे हैं, हर सेनेट इलेक्शन में टूटते हैं, हर दफ़ा टूटते हैं। कभी कोई ऐसा सेनेट इलेक्शन नहीं जब केपी में पीटीआई के उम्मीदवार अरकान ने वोट ना बेचे हों। इस बार कैसे है नहीं बेचे, लेट्स सी, वेट एंड वॉच। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात हड़ताल के हवाले से हुकूमत को एक और टफ टाइम देने की तैयारी ताजिरों ने कर ली है। 19 जुलाई का दिन मुख्तस किया गया है और ताजिर सड़कों पर निकल आएंगे और तमाम ही बड़े चैम्बर्स के ताजिर एक पेश पर हैं, जिनमें लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, पेशावर, कोयटा और रावलपिंडी शामिल हैं। अब देखना यह है कि क्या हुकूमत मुज़ाकरात करेगी या फिर ताजिरों की डिमांड्स को पूरा करना होगा। इस पर बात करेंगे। मुजम्मिल साहब तो स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हमें अभी ज्वाइन किया है प्रेसिडेंट KCCI जावेद बलवानी ने। जावेद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, ये 19 जुलाई की एक रोज़ा हड़ताल का आपने ऐलान किया है, कोई टैक्स के 37A, 37B और सेक्शन 21 के खिलाफ, ये बताएंगे क्या सेक्शंस हैं और आपको इन पर क्या एतराज़ात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ थोड़ी सी मैं बता दूं कि बजट जब भी फाइनल किया जाता है तो 2 एनोमलीज कमेटी बनाई जाती है, एक टेक्निकल और एक बिजनेस। बिजनेस की एनोमली कमेटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि टेक्निकल एनोमली कमेटी जो है वो टैक्स कंसल्टेंट और FBR के लोग होते हैं। बिजनेस में FBR के लोग और बिजनेस के लोग होते हैं, उसका चेयरमैन भी बिजनेस की तरफ से होता है। उस कमेटी की मीटिंग आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बजट अप्रूव उस मीटिंग के बगैर होता हो। ये फर्स्ट टाइम हुआ कि उसकी मीटिंग नहीं हुई और बजट अप्रूव करा दिया। अच्छा, उसकी मीटिंग होती भी है तो वो बजट की फाइनल अप्रूवल से 10 दिन पहले होती है। उसमें तमाम एनोमलीज सामने रखी जाती हैं, उस एनोमलीज की जस्टिफिकेशन देती है बिजनेस कम्युनिटी, और उसके बाद उसको जब FBR के ऑफिसर बोल लेते हैं मेंबर का IR पॉलिसी या मेंबर कस्टम पॉलिसी कि ये बिल्कुल आपकी जस्टिफिकेशन सही है, तो वो चेयरमैन को बुलाते हैं। फिर चेयरमैन जब सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाते हैं। फिर फाइनेंस मिनिस्टर जब सेटिस्फाई हो जाता है तो उस एनोमलीज को खत्म किया जाता है और बजट फाइनल अनाउंस किया जाता है। ये नहीं हुआ सारे बिजनेस के जो एनोमली कमेटी। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन अब तो बजट पास हो गया, अब तो पास हो गया। सबने रिजाइन दे दिया। नहीं, उन्होंने उसी बजट पास होने से पहले रिजाइन दे दिया और प्राइम मिनिस्टर को कंप्लेन भी लिखी कि भाई ये कैसे। अच्छा, इन्होंने बजट पास कर दिया। अब बजट पास किया, उसके अंदर इन्होंने बात जो जबानी जो जमा खर्ची फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या चेयरमैन FBR कर रहे हैं, अगर उनकी मैं थोड़ी सी आपको बातें बताऊं कि फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हमको टैक्स नेट में लोग बढ़ाने और हमें जो है फेसलेस और ह्यूमन इंटरवेंशन सिस्टम खत्म करना है और IT की तरफ जाना है और रियल टाइम ऑडिट हो और कम से कम FBR के लोग करने हैं और टैक्स नेट में पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो 40% डॉक्यूमेंटेड है और 60% अनडॉक्यूमेंटेड है, उनको लाना है। अब इन्होंने जो कानून बनाया है वो कानून में ये बनाया है कि एक बात और मैं आपको समझा दूं कि FBR वाले अगर किसी टैक्स पेयर के ऊपर जब भी केस बनाते हैं, अगर 100 केस बनाते हैं तो 100 केस में से 98 केस जो है FTO में जाएं या हाई कोर्ट में जाएं तो टैक्स पेयर के फेवर में फैसले आते हैं। सिर्फ 2% जो है वो FBR के टैक्स कलेक्टर्स के फेवर में फैसले आते हैं। अब जहां 98% केस गलत बनते हो, उनके असिस्टेंट कमिश्नर को पावर दे दिया है कि आप किसी भी टैक्स पेयर को आप अरेस्ट कर सकते हो और उसका अकाउंट सीज कर सकते हो, उसके अकाउंट से पैसे भी निकाल सकते हो। अच्छा, अब अगर वो बाद में केस जीत जाता है और उसकी जो इज्जत चली गई उसकी बिजनेस कम्युनिटी में, फैमिली में, खानदान में, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये दुनिया में ऐसा कानून कहीं भी नहीं है जो इन्होंने ये कानून बनाया है। पर उन्होंने कहा है ना कि हर केस में अब गिरफ्तारी नहीं हो सकती, उसके ऊपर उन्होंने शरायत लगा दी है कि किससे ऊपर होगा तो फिर कोई ऐसा नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर को पावर दे दिए। अब ये जो अब एहतजाज और लोगों ने शोर मचाना शुरू किया तो इन्होंने, बल्कि मैं आपको बताऊं कि स्टैंडिंग कमेटी के अंदर चेयरमैन FBR ने कहा कि साहब ये आप लोगों ने बजट पास किया पढ़ के सेनेट के मेंबरों को, जिसके अंदर सेनेट के मेंबरों ने एतराज उठाया तो उस पर इन्होंने कहा कि आपने बजट पढ़ के पास किया है और आप एतराज उठा रहे हैं। अब एतराज इसलिए उठा रहे हैं कि लोग शोर मचा रहे हैं तो आप उनकी सिंपैथी लेना चाह रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इनको टैक्स नेट में लोग बढ़ाने थे कि जो टैक्स नेट में लोग हैं उनके ऊपर सख्तियां करनी थी। अच्छा, मेरे पास आज ख्वाजा आसिफ साहब का एक ट्वीट है आपके लाहौर चैम्बर के सदर के बारे में, आपने देखा है?
जी मैंने नहीं देखा, क्या ट्वीट है? ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि मियाँ अबूजर शाद जो हैं उनकी तनख्वाह है अपनी कंपनी से 2,20,000, 1,10,000 वो किराया लेते हैं, टोटल आमदन है उनकी 3,30,000। उनके DHA में प्लॉट्स हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, 10 करोड़ का स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट है और कुल आमदन उनकी 3,30,000 है और 70,000 रुपया वो टैक्स देते हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि आप हड़ताल कर लें, जो मर्जी कर लें, अगर आपकी करोड़ों रुपए स्टॉक एक्सचेंज में लगे हुए हैं, DHA में आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपकी नेटवर्थ 20 करोड़ से ऊपर है, 25 करोड़ से ऊपर है और आप 70,000 रुपये टैक्स देते हैं, तो वो कहते हैं कि उसके बाद बेशक आप FBR के खिलाफ हड़ताल कर लें, कुछ कर लें, मुल्क तो ऐसे नहीं चल सकता। देखिए ख्वाजा आसिफ साहब ने अगर ये बात की है तो मैं समझता हूँ उनको नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, बात नहीं की, ऑफिशियल ट्वीट है, ट्वीट किया है, मगर वो ट्वीट भी एक मैसेज बन गया, उस पर आज आप बात कर रहे हैं ना, अगर ट्वीट नहीं किया हो तो थोड़ी बात कर सकते थे। तो बात ही हुई ना एक तरीके से, समझे? तो इनको ये नहीं करनी चाहिए, ये उनको जहर नहीं देती। और अगर बिजनेस कम्युनिटी में एक छोटी सी बात कर दूं कि यहाँ 5 करोड़ की बात कर रहे हैं, 16 साल के अंदर 5 करोड़ का कोई फ्रॉड पूरी चेन में निकल आया। चेन का मतलब क्या है कि मैंने आपसे माल खरीदा है और मैंने किसी दूसरे आदमी को बेचा है और तीसरे आदमी को बेचा और तीसरे आदमी का फ्रॉड निकल आया, तो हम सारे पकड़े जाएंगे और सारों को बंद कर वो कहते हैं जो, लेकिन ओवरऑल ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि कराची से पेशावर तक जिसको भी देखेंगे वो अबूजर शाद ही निकलेगा टैक्स मामलात में। नहीं, तो जो पाकिस्तान का जो खर्चे चल रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स पे पूरी गवर्नमेंट के डिपार्ट चल रहे हैं, तो ये 40% जो टैक्स देने वाले लोग हैं उसी पे चल रहे हैं ना, कि ख्वाजा आसिफ के पैसों से चल रहे हैं। आप मुझे बताओ, 60% FBR का काम है उनको टैक्स नेट में लाना। अच्छा, अब 19 जुलाई को जो हड़ताल, मेरे पास टाइम कम है, 19 जुलाई को जो हड़ताल है वो एक ही दिन की है या ये आगे चलेगी? देखिए, ये हमने हड़ताल अनाउंस किए और पूरे मुल्क में पुरअमन हड़ताल किए और हमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मगर ये गवर्नमेंट इतनी बेहिस है कि उनको लेटर लिखो तो जवाब नहीं देती, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो इनका जवाब नहीं आता। मतलब इनको एहसास ही नहीं है कि टैक्स पेयर नहीं। वो आज ट्वीट आ गया ना, वो कहते हैं टैक्स चोर शोर मचा रहे हैं। उनका ट्वीट तो ये जाहिर कर रहा है कि ये टैक्स चोर सारे शोर मचा रहे हैं और हड़ताल करने की तरफ, इसीलिए मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं आएंगे। निकाल देना, आप मुल्क से बाहर निकाल दो टैक्स चोर को। नहीं, वो कहते हैं उनको रखना जो टैक्स नेट में नहीं है। वो कहते हैं गिरफ्तार कर लेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। मगर अगर इनका रिकॉर्ड चेक करेंगे तो क्या होगा आप देखना। 50 करोड़ रुपए का इन्होंने अपने लिए कानून पास कराया है नैब के लिए। कितने का? कि 50 करोड़ की चोरी करें तो उनको कोई नहीं पूछे। यार अल्लाह का नाम लो। लेकिन जावेद साहब, ऐसे में जो तनख्वाहदार तबका है, जो आम आदमी है पाकिस्तान में, वो तो पिस रहा है ना, क्योंकि आप लोग पूरा टैक्स नहीं देते, मुझसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है तनख्वाहदार से। तनख्वाहदार तबका जो है ना, उसका मेजोरिटी पोर्शन जो है वो प्राइवेट सेक्टर में, इंडस्ट्रीज में। अगर इंडस्ट्री ही नहीं होगी तो वो तनख्वाहदार तबका भी नहीं होगा, समझे? तो अब आपके और हुकूमत के दरमियान कोई मुज़ाकरात का चांस है 19 जुलाई से पहले? देखें, अगर हुकूमत हमसे करेगी तो हमारी तो डिमांड होगी कि पहले इनको आप इवेंट्स में डालो, ताकि फिर हम बैठे और एनोमलीज कमेटी में जो बातें होनी थी वो सारी एनोमलीज सही करो। तो इस तरीके से तो हो सकता है, उसके बगैर नहीं हो सकता। उसके बगैर नहीं होगा, लोग खुद ही चले जाएंगे। ये अभी जो 40% है, हमारी बदकिस्मती है और नाअहली है FBR की, और FBR के अंदर एक इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, उनकी नाअहली है, क्योंकि उसका काम ही यही होता है लोगों को टैक्स नेट मिलाना। और 40% जो है ये खुद आए, FBR के लोग नहीं लाए, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट नहीं लाए टैक्स नेट, दुरुस्त, ये खुद आए। इस तरह मैं एक्सपोर्ट करता हूं तो एक्सपोर्ट के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट की कोई मदद नहीं होती, हम खुद अपने बाहर ढूंढ के लाते हैं और हम खुद एक्सपोर्ट करते हैं। और एक आपको और चीज बता दूं कि पाकिस्तान खित्ते के अंदर वाहिद मुल्क है जिसका टैक्स का जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है। और दूसरी बात बताऊं, पाकिस्तान खित्ते का वाहिद मुल्क है जिसमें बिजली सबसे महंगी है, गैस सबसे महंगी, पानी सबसे महंगा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे खराब है, लॉ एंड ऑर्डर सबसे खराब है, ब्यूरोक्रेसी में अच्छा आदमी ढूंढने से नहीं मिलता। ये खित्ते का वाहिद मुल्क है, उसके बाद भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद साहब, थैंक यू सो मच। जमीन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।